कहानी की शुरुआत एक माँ और उसके छोटे बेटे के बहुत भावुक पल से होती है। माँ का नाम एना है। वह अकेले अपने बेटे सियांग के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। एक सुबह बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन यह कोई साधारण बारिश नहीं होती। इतना ज्यादा पानी बरस चुका होता है कि पूरा शहर धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। छोटा सियांग खिड़की से बाहर देखता है और खुश होकर अपनी माँ से कहता है कि वह बाहर जाकर पानी में तैरना चाहता है। उसे लगता है कि बाहर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बन गया है, लेकिन ऐना जानती है कि बाहर बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए वह उसकी बात अनसुनी करके नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैरों के पास फर्श पर पानी फैल रहा है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि पानी अंदर कैसे आ गया। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो डर जाती है। बाहर का पानी अब खिड़की तक पहुंच चुका होता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऐना तीसरी मंजिल पर रहती थी। इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचना सामान्य बात नहीं थी। इसका मतलब था कि बाहर बाढ़ बहुत खतरनाक हो चुकी है। उसी समय बिल्डिंग का इमरजेंसी स्पीकर चालू हो जाता है। उसमें घोषणा होती है कि पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच गया है। सभी लोग अपना सामान छोड़कर तुरंत ऊपर की मंजिलों पर चले जाएं। इसी बीच पूरी बिल्डिंग की बिजली भी चली जाती है। बिजली जाने से लिफ्ट बंद हो जाती है। अब लोगों के पास ऊपर जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियों का सहारा बचता है। ऐना जल्दी जल्दी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। वह अपने बेटे की दवाइयां और कुछ जरूरी चीजें बैग में रखती है। तभी उसके फोन पर कॉल आती है। फोन पर एक आदमी पूछता है, क्या आप डार्विन कंपनी की मैनेजर ऐना बोल रही हैं? ऐना जवाब देती है, हाँ, मैं ही बोल रही हूं। वह आदमी कहता है, आप तुरंत ऊपर की मंजिल पर चली जाइए। मैं आपको बचाने के लिए यहां पहले से मौजूद हूं। अगर आप सामान लेने की सोच रही हैं तो उसे छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपनी जान बचाइए। इतना कहकर वह फोन काट देता है। ऐना समझ जाती है कि अब एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। वह तुरंत अपने बेटे सियांग को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। बाहर का नजारा बहुत डरावना होता है। पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मची होती है। पानी तेजी से हर जगह फैल रहा होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। बच्चे रो रहे होते हैं और चारों तरफ चीख पुकार मची होती है। ऐना अपने बेटे को कंधे पर उठाती है और सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां पहले से ही लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी होती है। हर कोई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी भीड़ में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। तब ऐना को याद आता है कि बिल्डिंग की दूसरी तरफ भी एक इमरजेंसी सीढ़ी है। वह बिना समय बर्बाद किए उसी तरफ दौड़ पड़ती है। इस दौरान पानी लगातार बढ़ता रहता है। कई लोग अपना संतुलन खोकर तेज बहाव में बह जाते हैं। कुछ लोग सबकी आंखों के सामने डूब जाते हैं। यह देखकर हर कोई डर जाता है। सियांग अभी बहुत छोटा बच्चा था। ऐना नहीं चाहती थी कि वह ज्यादा डर जाए, इसलिए वह पूरे रास्ते उससे बातें करती रहती है, उसे कहानियां सुनाती है और हिम्मत देती रहती है। थोड़ी देर बाद माँ और बेटा मिलकर सियांग का पसंदीदा गाना भी गाने लगते हैं ताकि उसका डर कम हो जाए। कई मंजिलों की सीढ़ियां चढ़ने के बाद वे आखिरकार ऊपर के एक फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऐना आगे बढ़ने लगती है, उसके सामने एक नई और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐना अपने बेटे सियांग के साथ ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पुराने फर्नीचर और बेकार सामान से पूरी तरह बंद होती हैं। उन्हें हटाने में बहुत समय लगता, जबकि पीछे से बाढ़ का पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। इसीलिए ऐना मजबूर होकर दूसरी तरफ से ऊपर जाने लगती है। तभी किसी दूसरी मंजिल से कोई उसका नाम पुकारता है। आवाज सुनकर वह पीछे मुड़ती है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सियांग अचानक गायब हो चुका होता है। ऐना घबरा जाती है और पूरी बिल्डिंग में अपने बेटे को ढूंढने लगती है। वह हर कमरे और हर कोने में उसे आवाज देकर तलाश करती है। आखिरकार वह एक फ्लैट के अंदर पहुंचती है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है और वह देखती है कि समुद्र जैसी एक बहुत बड़ी और खतरनाक लहर उनकी बिल्डिंग की ओर तेजी से आ रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह विशाल लहर पूरी ताकत से बिल्डिंग से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि कई मंजिलें टूटने लगती हैं और पूरी बिल्डिंग पानी में डूब जाती है। ऐना भी पानी के अंदर फंस जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपने बेटे को बचाने के लिए पानी के अंदर तैरते हुए हर कमरे में उसे ढूंढती रहती है। कुछ देर बाद उसे सियांग दिखाई देता है। वह पानी में बेहोश तैर रहा होता है। ऐना तुरंत उसे पकड़ लेती है, लेकिन कमरे का दरवाजा जाम हो चुका होता है। अब दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। उसी समय एक आदमी पानी के अंदर से आता है और दोनों को बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही वह सियांग को सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद सियांग खांसता है और उसकी सांस वापस आ जाती है। यह देखकर ऐना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह आदमी किसी को वीडियो भेजकर बताता है
कि उसने एना और उसके बेटे को सुरक्षित बचा लिया है। जब एना उससे पूछती है कि वह कौन है, तो वह अपना नाम हायो बताता है। वह डार्विन कंपनी की सिक्योरिटी टीम में काम करता है। हायो बताता है कि एना सिर्फ एक साधारण मैनेजर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। वह एना और सियंग को जल्दी से ऊपर की मंजिलों की ओर ले जाने लगता है। रास्ते में एना को पानी का स्वाद खारा लगता है। वह हायो से पूछती है कि बारिश का पानी इतना नमकीन क्यों है। तब हायो सच्चाई बताता है कि यह बारिश का पानी नहीं, बल्कि समुद्र का पानी है। वह बताता है कि कुछ समय पहले अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था। उसकी वजह से वहां की बर्फ तेजी से पिघल गई और समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया। इसी कारण पूरी दुनिया में भयानक सुनामी आ गई और शहर समुद्र के पानी में डूब गए। इसके बाद हायो बताता है कि डार्विन कंपनी में एना ने एक खास प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसका नाम एआई इमोशन इंजन है। यह ऐसी तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों जैसी भावनाएं दे सकती हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का तरीका केवल 2 लोग जानते थे, एना और उसका बॉस। लेकिन उसका बॉस और उसकी बेटी इस तबाही के बाद लापता हैं। इसलिए अब शायद केवल एना ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है। हायो बताता है कि कंपनी ने इंसानों जैसे दिखने वाले कृत्रिम शरीर पहले ही बना लिए हैं, लेकिन उनमें भावनाएं नहीं हैं। अगर एना एआई इमोशन इंजन पूरा कर देती है, तो शायद इंसानियत फिर से नई शुरुआत कर सकेगी। इसी वजह से हायो उसे बचाने आया है। वह बताता है कि बिल्डिंग की 30वीं मंजिल पर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है, जो उन्हें सुरक्षित जगह ले जाएगा। इसी बीच एना चुपके से अपने माता पिता को फोन करती है। उसकी माँ फोन उठाती हैं और बहुत शांत आवाज में कहती हैं कि अब उनकी चिंता मत करो, बस अपना और सियंग का ध्यान रखना। तभी फोन के दूसरी तरफ जोरदार धमाके की आवाज आती है और कॉल कट जाती है। एना समझ जाती है कि उसके माता पिता भी इस भयानक सुनामी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था। तभी उन्हें गैस लीक होने की गंध आती है। एक पाइप टूट चुका था और गैस तेजी से फैल रही थी। अगर आग लग जाती तो पूरी बिल्डिंग में बड़ा धमाका हो सकता था। इसलिए वे तुरंत वहां से निकलने लगते हैं। बाहर का हाल और भी डरावना था। चारों तरफ पानी भरा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई लोग पानी में बह रहे थे और गैस लीक होने की वजह से जगह जगह आग और धमाके हो रहे थे। हायो समझ जाता है कि अब सीढ़ियों से ऊपर जाना संभव नहीं है। इसलिए वह बिल्डिंग की बाहर वाली बालकनियों के सहारे ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। वह पहले खुद ऊपर पहुंचता है और फिर एना से कहता है कि पहले सियंग को ऊपर भेजो। एना पूरी ताकत लगाकर अपने बेटे को हायो तक पहुंचा देती है, लेकिन जब वह खुद ऊपर चढ़ने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे गहरे पानी में गिर जाती है। कुछ देर बाद वह हिम्मत करके फिर से तैरते हुए बिल्डिंग के अंदर लौट आती है और ऊपर जाने लगती है। तभी उसे एक लिफ्ट के अंदर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय एक और विशाल लहर बिल्डिंग से टकरा जाती है और सब कुछ फिर से पानी में डूब जाता है। इस दौरान एना को अपने अतीत की दर्दनाक घटना याद आती है। कई साल पहले वह अपने पति और छोटे सियंग के साथ कार दुर्घटना का शिकार हुई थी। उनकी कार पानी में गिर गई थी। उस समय एना अपने बेटे को तो बचा पाई थी, लेकिन अपने पति को नहीं बचा सकी थी। वह दर्द आज भी उसके दिल में था, लेकिन इस बार एना हार नहीं मानती। वह हर मुश्किल का सामना करते हुए आखिरकार 18वीं मंजिल तक पहुंच जाती है। हालांकि अभी भी उन्हें 30वीं मंजिल तक जाना है, जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से हायो से होती है। इस बार हायो बहुत परेशान दिखाई देता है। वह एना को बताता है कि सियंग की तबीयत फिर से बिगड़ती जा रही है। सियंग का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा गिर चुका था। डॉक्टर ने बताया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर एना बहुत डर जाती है। उसे याद आता है कि भागते समय सियंग की दवा पानी में कहीं खो गई थी, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए हार नहीं मानती। एना पास के एक खाली फ्लैट में जाती है और वहां रखी चीजों की मदद से कोई ऐसा घोल बनाने की कोशिश करती है जिससे सियंग की तबीयत कुछ समय के लिए संभल सके। काफी मेहनत के बाद वह एक अस्थायी दवा तैयार कर लेती है। सियंग उसे पी लेता है और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है। ये देखकर एना को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर बाद आसमान साफ होने लगता है। काले बादलों के बीच से सूरज की रोशनी निकलती है। एना खिड़की से बाहर देखकर खुश हो जाती है और कहती है, लगता है तूफान खत्म हो रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हियो चुप रहता है। फिर वह एना को एक ऐसी बात बताता है जिससे उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। वह बताता है कि बचाव योजना बदल गई है।
अब हेलीकॉप्टर सिर्फ एना को स्पेस रिसर्च स्टेशन ले जाएगा, लेकिन सियंग को उसके साथ जाने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर एना टूट जाती है। उसे समझ आता है कि हियो ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। अगर उसे पहले से पता होता कि उसका बेटा साथ नहीं जा सकेगा तो वह कभी इस मिशन के लिए तैयार नहीं होती। इसी बीच मौसम फिर खराब हो जाता है। सूरज की रोशनी गायब हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी दूर से एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर उनकी बिल्डिंग की तरफ आती दिखाई देती है। यह लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों की ओर भागने लगते हैं। एना भी सियंग को लेकर दौड़ती है। तभी उसकी नजर एक गर्भवती महिला पर पड़ती है जो दर्द से तड़प रही होती है। उसके पति रोते हुए एना से मदद की भीख मांगते हैं। एना रुकना चाहती है, लेकिन उसे पता था कि अगर वह रुक गई तो उसके और उसके बेटे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। भारी दिल से वह आगे बढ़ जाती है। रास्ते में सियंग अपनी माँ से पूछता है, माँ, वह आंटी क्यों रो रही हैं? एना कहती है, वह माँ बनने वाली हैं। उनके घर एक बच्चा आने वाला है। ये सुनकर सियंग मासूमियत से पूछता है, माँ, जब मैं पैदा हुआ था तब क्या तुम्हें भी इतना दर्द हुआ था? ये सवाल सुनकर एना भावुक हो जाती है। उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर एना हियो के पास जाकर हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज मेरे बेटे को भी मेरे साथ ले चलो। मैं तुम्हारी कंपनी के लिए जो कहोगे वह करूंगी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। हियो दुखी होकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास ऊपर से यही आदेश है। आखिर सभी लोग बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं जहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही एना हेलीकॉप्टर के पास पहुंचती है, रेस्क्यू टीम के लोग सियंग को उससे अलग कर देते हैं। एना जोर जोर से रोने लगती है। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे को छोड़ने की विनती करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक रेस्क्यू टीम के 2 लोग हियो पर बंदूक तान देते हैं और उसे गोली मार देते हैं। हियो वहीं गिर जाता है। इसके बाद टीम का लीडर बताता है कि इस मिशन का मकसद लोगों को बचाना नहीं था। असली उद्देश्य सिर्फ एना को सुरक्षित ले जाना था, क्योंकि वही इंसानियत के भविष्य की आखिरी उम्मीद थी। हेलीकॉप्टर एना को लेकर उड़ जाता है। नीचे पूरा शहर सुनामी के पानी में डूब जाता है। फिर रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी बड़े बड़े एस्टेरॉयड उसकी तरफ आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। अचानक एना की आंख खुल जाती है। वह फिर से अपने उसी फ्लैट में होती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और घर में पानी भर रहा होता है। बिल्डिंग का लाउडस्पीकर फिर वही चेतावनी दे रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा शुरुआत में हुआ था। एना हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सपना था या सच। तभी हियो का फिर से फोन आता है। वह कहता है, जल्दी छत पर आओ, हेलीकॉप्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसी समय सियंग अपनी माँ को टैबलेट पर बनाई हुई एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने सपने में यह सब देखा था और उसी की तस्वीर बनाई है, लेकिन एना जल्दी में होती है और उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी सियंग अचानक पूछता है, माँ, मैं इतने लंबे समय से 6 साल का ही क्यों हूँ? यह सवाल सुनते ही एना चौंक जाती है। अब उसे महसूस होने लगता है कि जो कुछ उसने देखा था वह केवल सपना नहीं था। शायद समय किसी रहस्यमय चक्र में फंस चुका था। एना के साथ मौजूद लड़का अचानक उससे पूछता है, मेरी उम्र कभी बढ़ती क्यों नहीं? ये सवाल सुनकर एना हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। तभी एक और बहुत बड़ी लहर बिल्डिंग से टकराती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एना भी तेज पानी के बहाव में बह जाती है, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद वह अपनी शर्ट पर नजर डालती है और देखती है कि उस पर लिखा नंबर बदल चुका है। पहले उस पर 497 लिखा था, लेकिन अब 757 लिखा हुआ है। यह देखकर वह चौंक जाती है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि हर बार जब यह भयानक घटना दोबारा होती है तो उसकी शर्ट पर लिखा नंबर भी बदल जाता है। धीरे धीरे एना के सामने सच्चाई आने लगती है। उसे पता चलता है कि यह पूरी दुनिया असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है। असल में डार्विन रिसर्च सेंटर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा था जिससे बिल्कुल इंसानों जैसे दिखने वाले कृत्रिम शरीर बनाए जा सकें। वे दिखने में तो इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके अंदर कोई भावना नहीं थी। उन्हें न प्यार महसूस होता था, न दुख और न ही गुस्सा। इस समस्या को दूर करने के लिए एना और उसके बॉस ने इमोशन इंजन नाम की एक नई तकनीक बनाई। इसका उद्देश्य इन कृत्रिम इंसानों के अंदर असली इंसानों जैसी भावनाएं पैदा करना था। इस तकनीक की जांच करने के लिए उन्होंने 2 सिंथेटिक इंसान बनाए। उनमें से एक सियंग था। सियंग कोई असली इंसान नहीं था, बल्कि लैब में बनाया गया एक कृत्रिम इंसानी शरीर था। एना भी उसकी असली मां नहीं थी, वह केवल इस प्रयोग का हिस्सा थी। शुरुआत में एना के लिए सियंग सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट था और उसे उससे कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन एक हादसे में सियंग की जान बचाते समय एना के पति की मौत हो गई।
इस घटना के बाद एना सियंग को वापस लैब भेजकर इस पूरे प्रयोग को छोड़ देना चाहती थी। इसी बीच वैज्ञानिकों को पता चला कि एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भयानक सुनामी आने वाली है। इंसानों का अस्तित्व खतरे में था। इसलिए डार्विन कंपनी ने दुनिया खत्म होने से पहले जितना हो सके उतना भावनात्मक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वैज्ञानिक वहां से स्पेसक्राफ्ट में भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी एस्टेरॉयड के टुकड़े उनके स्पेसक्राफ्ट से टकरा गए और वह पूरी तरह नष्ट हो गया।